तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 22 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। यह आज की लास्ट शिफ्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। 10 से 12 मिनट में आज की इस शिफ्ट का हम पूरा एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जीके, जीएस और करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। उसके बाद में मैथ, रीजनिंग, फिर उसके बाद में हिंदी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। इस शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। इसीलिए आपसे कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहीं से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध जो है भारतीय नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। बेसिकली है तो यह आंध्र प्रदेश की, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वो विकसित है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा था। एक बार एमपी पीईबी का जो एग्जाम होता है व्यापम का, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि भाई कुचिपुड़ी का नाम किस गांव के ऊपर पड़ा है। तो कुचिपुड़ी का नाम कुचेलपुर या फिर कुचिपुड़ी गांव के ऊपर ही इसका नाम जो है कुचिपुड़ी पड़ा है। जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण लोग इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो ब्राह्मणों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खिलाड़ी से पूछा गया है पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है। तो हॉकी से संबंधित है पीआर श्रीजेश, और यह भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं। और भारतीय हॉकी टीम ने अभी हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से इनका नाम भी जो है निकल करके सामने आया था। देखिए, पीआर श्रीजेश और सविता पूनिया दोनों लोग काफ़ी फेमस हैं। दोनों खिलाड़ी आपके हॉकी से जुड़े हुए हैं। उन्हें लगातार दूसरे वर्ष क्रमशः एफआईएच पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो पीआर श्रीजेश हैं वो पुरुष गोलकीपर है, और जो सविता पूनिया है ये महिला गोलकीपर हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न बन जाएगा, इसलिए यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोनों ही हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ और राज्य संबंधों को किस भाग में दर्शाया गया है। तो भाग 11 में, भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य संबंधों को दर्शाया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ होगा। केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विभाजित करता है। तो भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया भारतीय संविधान के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ राज्य का मतलब देश ही है। ठीक है, और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो पूरे भारत का जो है प्रतीक होगा, और भारतीय सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भी आपका राष्ट्रपति ही होता है। यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, यह भी आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है, तो वो भी भारत का राष्ट्रपति ही होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो आपको पता है सेंसेक्स से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बार पूछा है कि बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 51.50 51.50 जो है वो बिहार की महिला साक्षरता दर है। चलिए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में टोटल साक्षरता दर 61.80% है। पूरे बिहार की, बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% है और महिला साक्षरता दर 51.50% है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। भारत का जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74.04 है। ठीक है, तो ये भारत की राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर 82.14 है और महिला साक्षरता दर 65.46 है। सुबह वाली शिफ्ट में यही पूछा गया था कि भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 65.46% है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे ये आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि यह आपको याद रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है? चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। 3 बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब-कब भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो पहली तो 1872 है देखिए। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। तो भारत में जनगणना का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मेयो को कहते हैं। 1872 में पहली बार इन्होंने जनगणना करवाई थी। लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से मानी जाती है। यानी कि लगातार जब जनगणना की शुरुआत हो गई तो हर 10 वर्ष के बाद में जब जनगणना शुरू की गई तो वो आपकी 1881 में शुरू की गई। यहाँ से लगातार जनगणना होने लगी थी। वहीं स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करते हैं तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। और प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का सूत्र पूछा गया था कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया था H2। ये H2 किसका सूत्र है? तो ये हाइड्रोजन का सूत्र होता है, ठीक है? तो ये H आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। अब चलिए हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। इसकी परमाणु संख्या पूछी जा सकती है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, संकेत इसका H होता है और परमाणु भार 1.008 होता है, ये आप याद रखिएगा। यह आवर्त सारणी में पहले स्थान पर है, सबको पता है हाइड्रोजन से ही आपकी आवर्त सारणी की शुरुआत होती है। साधारणतया इसके 2 परमाणु मिलकर के एक अणु यानी H2 का निर्माण करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को H2 ही लिखा जाता है। ठीक है भाई, चलिए। हाइड्रोजन बहुत निम्न ताप पर द्रव और ठोस होता है, यह भी आपको याद रखना है कि निम्न ताप पर यह द्रव और ठोस में रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ये इसका पुराना नाम है और वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। देखिए अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। अब यहाँ से 2 प्रश्न और बनेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वे हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। अब ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और ये शतरंज से संबंधित है। ये दोनों भी आपको याद रखना है क्योंकि आज यहाँ पर पूछा है खेल रत्न पुरस्कार, तो आगे ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, आमिर खान किस संगीत घराने से संबंधित है? तो ये इंदौर संगीत घराने से संबंधित है आमिर खान। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो सुर रंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आमिर खान को सुर रंग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय गायकों में से आमिर खान एक हैं और ये इंदौर घराने के संस्थापक हैं, यह भी आपको याद रखना है। उनकी गायन शैली किराना और भिंडी बाजार घरानों का समामेलन देखने को मिलता है उनकी गायन शैली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है? तो अगर हम खेलों की बात करें तो महिला क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में जोड़ा गया है। देखिए तो जुलाई और अगस्त 2022 के दौरान इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में यह पहला क्रिकेट का समावेश है, तो पहली बार महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। एक प्रश्न और आया था कि भाई मलखंभ कहाँ का प्रसिद्ध जो है आपका मलखंभ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना जो मलखंभ है वो आपका मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। यह आपका पूछा गया था कौन से राज्य का राजकीय खेल मलखंभ है, तो वो आप जो है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा उसका भी आंसर। चलिए मैथ की ओर चलते हैं। कुछ सवाल मैथ के मिल गए हैं, देख लेते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 11 व्यक्तियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। यदि 2 व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है तो वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो 2 व्यक्ति निकाले गए हैं उन व्यक्तियों का वजन कितना है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि वृत्त की परिधि 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिमाप आपको बताना था। परिधि 12 सेंटीमीटर दी गई थी, परिमाप आपको निकालना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य पहले 70% बढ़ा दिया गया, फिर 70% घटा दिया गया, मूल्य में कुल वृद्धि या कुल कमी कितनी होगी, यह बताना था आपको, परसेंट में ही बताना था। टॉपिक की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं, CI/SI से 1-1 प्रश्न यानी कि 2 प्रश्न बने हैं, एलसीएम एचसीएफ का 1 प्रश्न है, डेसिमल फ्रैक्शन से 1 प्रश्न है, 2 प्रश्न एवरेज के टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, डिस्काउंट का 1 प्रश्न है, 1 प्रश्न आपका ट्रेन से नहीं आया था, यहाँ पर टाइम एंड स्पीड से आया था, ठीक है, ट्रेन से नहीं आया था। टाइम स्पीड से 1 प्रश्न आया था, परसेंटेज के 2 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न आपका एवरेज यानी कि आयु से पूछा गया था।
रीजनिंग की बात करते हैं तो कोई खास पैटर्न चेंज नहीं है। हिंदी के भी कुछ प्रश्न बताते हैं। डाइस के 2 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 4, सीरीज के 2 प्रश्न हैं, गणितीय संक्रियाओं के मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसके 2 प्रश्न हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रश्न आए थे जिसमें कि दोनों ही इस बार गोले में बिठाए गए थे, ठीक है? 6 लोग बिठाए गए थे जो कि अंदर की ओर मुँह करके देख रहे थे। फिर दूसरा प्रश्न बना था कि इसी गोले में 7 लोगों को बिठाया गया था और ये सातों लोग बाहर की ओर मुँह करके बैठे थे और वहाँ से फिर प्रश्न बना था। बाकी वाटर में, मिरर में से 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, वेन डायग्राम से 1, छिपी आकृति और आकृति घूर्णन का 1-1 प्रश्न पूछा गया था। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से 1 प्रश्न पूछा गया था। लेटर कोडिंग का 1, डायरेक्शन का 1 और क्लासिफिकेशन का 1 प्रश्न पूछा गया था। वहीं हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपके 2 प्रश्न पर्यायवाची के पूछे गए थे। उसके अलावा विलोम शब्द के 2 प्रश्न, पैराग्राफ जो है 5 नंबर का आया था और भगवान राम के ऊपर आया था कि भगवान राम दीपावली के दिन जब भारत में आते हैं, तो मतलब दीपावली के ऊपर समझ लीजिए निबंध दिया गया था और उसी में से आपसे प्रश्न पूछा गया था और बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। तत्सम तद्भव के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न मुहावरे के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से आपके 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न वाक्य शुद्धि के, 1 प्रश्न लोकोक्ति से और 2 प्रश्न आपके वर्तनी शुद्धि के आए थे। तो यह आज का आपका एग्जाम एनालिसिस हो गया। कम समय में आपको पूरी जानकारी हमने दे दी। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। और आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।